सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप गाइज आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे, तूफान मचा रहे होगे। और मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया कर रहा हूं और तूफान मचा रहा हूं। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज हम लोग आज वाली क्लास के साथ में। अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर कोई बच्चा इस वाली लेक्चर को देख रहा है तो मैं आपको बोलूंगा पहले 5 या 10 मिनट हम लोग उन बच्चों के लिए देते हैं जिन्होंने हमारी पुरानी क्लास देखी है। द रीजन बिंग वेरी सिंपल, देखो क्या होता है ना, आइडियली बच्चे ने घर अभी क्लास में जो भी पढ़ा वो घर पर जाके सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे और अगली क्लास को हम लोग अटेंड करेंगे तो बेटा देर आर हाई चांसेस तुम आज वाली क्लासेस को भी रिवाइज नहीं करो, कल वाली क्लास अटेंड करो। देर आर हाई चांसेस अब तुम 3 दिन जो तुमने पढ़ा है उसको तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, तुम चौथी क्लास अटेंड कर रहे हो। और आप लोगों को पता है कि जिस चीज को हम लोग रिविजिट नहीं करते जाते वो चीजें हमारे दिमाग में से ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो मैंने डे 1 ऑफ द क्लास पे आप लोगों को तो बोला था कि तुम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जाने के पहले पहली क्लास की सारी बातों को रिवाइज करना है। और उसी के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें मैं तुमको लिखवा कर यूं ही तो नहीं दे रहा हूं। लेकिन मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे कि मेरे 1000 बार बोलने के बावजूद भी नहीं पढ़ेंगे। पता है, मैं भी स्टूडेंट फेज में से आया हूं। सो इसलिए मैंने एक तरीका अपनाया है कि हर दिन जब भी हम क्लासेस को शुरू करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है पहले हम उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ कल का रिवाइज करूंगा, सॉरी। लेकिन बेटा अगर अपना एक चैप्टर शुरू हुए और आज मैं डे नंबर 6 पर हूं तो मैं जब भी क्लास शुरू करूंगा पहले मैं आपको 5 दिन में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करवाऊंगा। अब सर इसलिए कोई बच्चा अगर इस वाली वीडियो को देख रहा है डायरेक्टली आपने मेक श्योर पहले 5-10 मिनट तो देखना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ये 5-10 मिनट उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने पहले वाले क्लासेस को रिवाइज नहीं किया है लेकिन जिन्होंने पहली वाली क्लास को देखा है, पहले क्लासेस को देखा है, मैं उनका रिवीजन करवाता हूँ। अच्छा ये बात मुझे अलग से बोलनी क्यों पड़ रही है? रीजन बिंग वेरी सिंपल, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो डेमो है। अब आप लोगों को पता है और 2 डेमो लेक्चर आएंगे, उसके बाद में हमारे डेमो लेक्चर नहीं आने वाले, तो इन चीजों का एक्सप्लेनेशन हमें भविष्य में नहीं देना पड़ेगा। और 2 डेमो लेक्चर में मेरे को ये बातें करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ में, लेकिन उसके बाद में इन सारी चीजों को मैं वापस नहीं बोलूंगा। मैं आऊंगा सीधा, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कराऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन क्योंकि डेमो लेक्चर है, बच्चा देखता है कि भाई ये आया इतना क्या धर 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 बात कर रहा है। एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था, अरे सर पीछे कुछ लग गया क्या? बोले तुम्हारे कैसे भग रहे बोले तुम ताकत से। बेटा वो मैं इसलिए भग रहा था क्योंकि मैं उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ा है 1.5-2 घंटे मेरे साथ में निवेश किए हैं उनको मैं पटापट रिवाइज करवा सकूं। शायद उन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा, ठीक है। एज अ टीचर आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो मेक श्योर गाइस पहले 5 से 10 मिनट हम लोग करेंगे रिवीजन, उसके बाद में ही रेगुलर क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक सर हम लोगों ने जो पढ़ा उसको मैं पटापट 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 मोटा मोटी आपको रिवाइज करवा के दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, बोला डायरेक्टर मतलब कौन रहे? बोला डायरेक्टर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हमने बोर्ड पे अपॉइंट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ दी डायरेक्टर इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसके बाद में हमने देखा सर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो हम लोगों ने डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पढ़ी थी गाइस। चलो मैं आपको मेरे चार्ट पे ले गया था। तो हमने वो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर आर वेरी हाई। हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, 40 लाख शेयर होल्डर है। कंपनी इज आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी खुद होके कुछ ही नहीं कर सकती। इसलिए हमें क्या चाहिए? एक नेचुरल पर्सन चाहिए जो कंपनी को मैनेज कर सके। और सेक्शन नंबर 149 ने भी बोला है कि वी नीड अ डायरेक्टर, इसलिए हमें डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है। अब सर डायरेक्टर कौन कितने चाहिए? तो बोलते एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच कंसिस्ट इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर। हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए। तो बोलते इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी आपके पास कम से कम एक डायरेक्टर चाहिए। सर एक से ज्यादा हो सकता है? हाँ कुछ भी बातें कर रहे सर। अरे ढोकलो, शेयर होल्डर एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, डायरेक्टर कैन बी मोर देन 1। सर प्राइवेट कंपनी में अदर देन 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर। सर मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर। और सर मैक्सिमम डायरेक्टर के भी बियॉन्ड जाना है तो पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम डायरेक्टर का जो कंडीशन है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है? कंडीशन है, उन्होंने सेक्शन नंबर 92 और सेक्शन नंबर 137 के
कंप्लायंस का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, और उसके बाद में हमने सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसके बारे में पढ़ा। क्या ये आपको समझ में आया यस और नो? अब हमने ये भी पढ़ा कि जो डायरेक्टर और कंपनी है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, एज अ एजेंट, एज अ ट्रस्टी। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सर। इसके बाद में हम लोगों ने क्या बोला कि सर हर एक कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब क्या सर? बोले जिसका स्टे इन इंडिया एटलीस्ट कितना हो, 182 डेज या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है, ड्यूरिंग द। पहले था एक जमाने में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फिर उसको अमेंड करके क्या बोल दिया गया, अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब कंपनी बना रहे हो उस समय में नहीं देखो कि एक आधा डायरेक्टर रेसिडेंट है या नहीं है, जब ईयर एंड होगा तब तक एक आधे डायरेक्टर ने तो भी इंडिया में क्या रहना चाहिए, 182 डेज का स्टे लेना चाहिए। ठीक है, आज के क्लास के अंदर मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसका मैं आपको कारण भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोगों ने कि सर अगर कोई कंपनी जनवरी में बनी है तो इन दैट केस उसका 182 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो ये पढ़ा हमने रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में। हर एक कंपनी में क्या होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जहां पर वी नीड इंडिपेंडेंट, क्या बोल सकते हैं, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर मतलब कौन सा, अरे एक महिला डायरेक्टर तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कंपनी में। तो यहाँ पर, और इसके मैंने काफी सारे केस स्टडीज भी करवाए थे। किस कंपनी में, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो बेटा आपके पास एक तो भी वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सर मैं ना लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन मेरा बहुत बड़ा है, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना, 13। अरे कितना, 13। 13 मतलब अरे 1 करोड़ और 300 करोड़, 100 करोड़। अगर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ उससे ज्यादा है या टर्नओवर तुम्हारा 300 करोड़ उससे ज्यादा है तो तुमको क्या रखना पड़ेगा, वुमेन, अरे इशारों पर मत जाओ, यू नीड एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। अच्छा, कुछ बातें सिलेबस में नहीं लेकिन लॉजिकली समझो, रियल लाइफ में काम आएगा। जो टॉप 1000 कंपनी होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको बोला है आपको सिर्फ वुमेन डायरेक्टर नहीं, आपको तो क्या चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए आपके बोर्ड में। अब मैं आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ठीक है सर, अगर एक वुमेन डायरेक्टर हमने अपॉइंट की और वो उसके ऑफिस खत्म होने के पहले कंपनी को छोड़कर चली गई, रिजाइन कर दी, या हमने उसको रिमूव कर दिया, या उसका डेथ हो गया, अनसाउंड माइंड हो गई, किसी भी कारणवश उसका ऑफिस वैकेट हो गया, क्या नई वुमेन डायरेक्टर लानी पड़ेगी? देखो एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी चाहिए ना। अगर तुम वो जाने के बावजूद एक भी वुमेन डायरेक्टर अगर नहीं है तो बोलते हैं आपके पास समय है कितना, 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, तब तक एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो। ये वाला कंडीशन समझ में आया? इंटरमीडिएट वैकेंसी हुई तो 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अब सर जैसे ही वुमेन डायरेक्टर की बात आई, सुनो, अब हमारे कंपनी में नेक्स्ट कौन चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सारी प्रावधान को याद करना। हमने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को एप्लीकेबल है, छोटे मोटे या बड़े बड़े, बेटा बड़े बड़े। प्राइवेट कंपनी को कभी नहीं। उस फिर पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड हो तो कंपलसरी, कितने डायरेक्टर, अगर लिस्टेड हो तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और सर अगर मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो बोले तुम्हारा 1050 होना चाहिए। 1050 क्या, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर होना चाहिए बेटा आपका 100 करोड़ और मोर, या फिर आपकी जो बोरोइंग है एग्रीगेट में दैट एक्सीड 50 करोड़। यहाँ पे 50 करोड़ और मोर नहीं बोला है, एक्सीड 50 करोड़। तो कम से कम 2 क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इसके अलावा मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो कम से कम वो 3 साल तक तो कंटिन्यू करेगा। मतलब सर देखो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंटिन्यू नहीं करना है कंपनी में, तो फिर अगले 3 साल तक तुम इसमें से किसी भी लिस्ट में नहीं आने चाहिए, तब जाके वो जो अपॉइंट हुआ था वो तुम्हारे बोर्ड से हटेगा। क्या समझ में आया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तो है लिस्टेड को 1/3 और अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया को हिट कर दे, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हारे बोर्ड में चाहिए। ठीक है, अब सर हमारी कंपनी को ऑडिट कमेटी भी एप्लीकेबल है, ओके। और ऑडिट कमेटी का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 3 डायरेक्टर, मेजोरिटी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो मैंने इसका एग्जांपल बना के बताया था, जहां पे ऑडिट कमेटी बोलता है हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो फिर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे। मतलब एग्जांपल दो, सर मेरे कंपनी में ऑडिट कमेटी के अंदर 6 डायरेक्टर है, बेटा 6 के मेजोरिटी कितने हो गए, 4।
मेरी कंपनी जो है ना वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में आती है। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन बोलता है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाओ। ऑडिट कमिटी बोलता है 6 लोगों की ऑडिट कमिटी है, तो इन दैट केस 4 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब बताओ मैं सेक्शन नंबर 149 की सुनूं या ऑडिट कमिटी वाले सेक्शन 177 जो ऑडिट कमिटी बोल रहा है 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और बेटा कंपनीज एक्ट का ये वाला सेक्शन कितना बोल रहा है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसको सुनोगे आप? तो हम लोग सुनेंगे इस वाले को या 177 की ऑडिट कमिटी। 177 ऑडिट कमिटी इसलिए बोला है कि अगर ऑडिट कमिटी हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की डिमांड कर रहा है, तो मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट कमेटी के मेंबर के हिसाब से, तो आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम चलने वाला नहीं है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीच में छोड़कर चले गया, सेम एज वुमेन डायरेक्टर 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर तक फिलअप कर देना, ठीक है। सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में कितने साल के लिए काम कर सकता है? मैक्सिमम 5 ईयर का फेज है, मैक्सिमम 5 ईयर। और बेटा 5 ईयर जब हो गए तो क्या उसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हो, मैक्सिमम अनदर 5 ईयर। लेकिन रीअपॉइंटमेंट के समय में यू नीड टू पास व्हाट? एसआर, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ 5 ईयर, अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर, तो टोटल हो गया 10 साल। 10 साल के बाद में बेटा मतलब 2 टर्म होने के बाद में 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, तब तक कंपनी के साथ में किसी भी रिलेशन में कनेक्टेड मत रहना। उसके 3 साल के बाद में यू आर अगेन एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। सर अब नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब भी तू क्या होगा अपॉइंट होगा, यू नीड टू फॉलो शेड्यूल 4, मतलब सर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा यू आर नॉट इंटाइटल फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। हाँ, किस चीज के लिए इंटाइटल हो? सिटिंग फी ले सकते हो, रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मांग सकते हो, कमीशन बेस प्रॉफिट बेस कमीशन मांग सकते हो, बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम तुम ले नहीं सकते। इसके अलावा यू आर रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल, आज के अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यू आर अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। उसके अलावा क्या बोला? आपको अपना डिक्लेरेशन देना है इंडिपेंडेंस का। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि दैट यू आर नॉट क्या बोल सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर अ इंडिपेंडेंट पर्सन, और ये 3 बार देना है। अपॉइंटमेंट होने के बाद में इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, हर साल के हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब भी तुम्हारा स्टेटस चेंज होगा, ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस होगा जो आपकी इंडिपेंडेंस के स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है, उसके अगले बोर्ड मीटिंग में भी आपको बताना है दैट दिस डायरेक्टर का स्टेटस गॉट अफेक्टेड। समझ में आ रहा है यस और नो? ये हो गया पूरा का पूरा आपका लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा। एक काम करेंगे ना यार, इसको हम लोग है ना एक बार समरी बोलकर लिख लेंगे क्या? जल्दी बोलो, मैं लिखा के देता हूँ, लिखो। सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1। सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है गाइस? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपको पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए आपको पता है, इसके बियॉन्ड जाने का क्या प्रोविजन है ये भी आपको पता है, और साथ ही साथ में यही सेक्शन बात करता है किसके बारे में? वुमेन डायरेक्टर। और वुमेन डायरेक्टर में 3 बातें, क्या? वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल किसको है, इसके अलावा वुमेन डायरेक्टर के वैकेंसी के बारे में, और उसके बारे में अगर नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जिसको वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, तो उनको वुमेन डायरेक्टर कितने समय में अपॉइंट करनी इसके बारे में। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1। सर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 2 इज अ ट्रांजिशन प्रोविजन, इसलिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 3 ये किसके बारे में बात करता है गाइस? ये बात करता है आपके रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है गाइस आपके अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अंदर आपको कुछ बातें बोली है, क्या? सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल किसको है, फिर इसके अंदर भी इसकी कुछ एक्सेप्शन है, होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, डॉर्मेंट कंपनी। इसके अलावा सर आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे अगर ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है तो। सर इसके अलावा एग्जम्पशन फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो 3 साल तक कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के वैकेंसी के लिए सेम पॉइंट एज वुमेन डायरेक्टर, सेम एज वुमेन डायरेक्टर।
ये सब कुछ किसने बात किया? आपका सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4। सर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है? बेटा ये किसी के बारे में बात नहीं करता, ये ट्रांजिशन प्रोविजन था जो हट गया। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 जो मैं आज को आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत डिटेल में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे गाइस क्राइटेरिया टू बिकम। अगर किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उसको 10 टेस्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। वो 10 टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाए तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। सर सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 7 बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। कितनी बार? 3 टाइम्स। ठीक है। सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 8, बेटा 8 का आधा क्या है? 4। ये बोलता है यू नीड टू फॉलो शेड्यूल 4 को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है? कि उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या रेमुनरेशन मिलेगा। हमने बोला था इसको क्या नहीं मिलेगा? ईसॉप नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सिटिंग फी मिल सकती है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, और साथ ही साथ में क्या मिल सकता है इसको? साथ ही साथ में प्रॉफिट बेस कमीशन मिल, प्रॉफिट के परसेंटेज मतलब कमीशन मिल सकता है। ठीक है। सर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 किसके बारे में बात करता है? बेटा ये बात करता है आपका टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और दूसरा कूलिंग पीरियड 3 साल का। ठीक है। इसके बाद में सर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 12 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी कार्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नॉलेज या कंसेंट के साथ में या बोर्ड एट्रीब्यूट प्रोसेस के साथ में होगा तो यू आर लाइबल। और सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 13 बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होता है। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। क्या आपको समझ में आया? पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 149 मैंने आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा क्या कर दिया? सम अप कर दिया है। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो। अब हम जो पढ़ेंगे वो महाभयंकर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले जो जो मैंने तुमको पढ़ा दिया एक बार वहां से हाईलाइट। सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी को 1/3, अदर पब्लिक कंपनी को बेटा क्या बोला है? 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़, यहाँ पर आप लोग एक काम करोगे 10 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, और उसके बाद में 50 करोड़ बराबर है। ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन को आप कंसेक्यूटिव 3 ईयर तक नहीं फुलफिल करते हो तो बेटा फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाद में अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पशन मिलेगा। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शायद आपको अपॉइंट करने पड़ सकते हैं अगर ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है उनकी कंपोजिशन के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट वैकेंसी सेम एज वुमेन डायरेक्टर 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। एक्सेप्शन कब कब वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है? जॉइंट वेंचर कंपनी, होल्ली ओन सब्सिडी कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी के केस के अंदर। ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज पढ़ेंगे, भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 7 बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उसके बाद में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर on when there is a changes in the circumstances which affect the his status। सर सबसेक्शन 8 बोलता है आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा जो शेड्यूल 4 के अंदर दिया है। सबसेक्शन 9 बोलता है कि बेटा तुझे क्या नहीं मिलेगा? एसॉप तो तुझे नहीं मिलेगा। हाँ, रेमिटेंस आपको क्या मिल सकता है? रेमुनरेशन 197, रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल सकता है, प्रॉफिट बेस्ड कमीशन मिल सकता है। अगर भले ही प्रॉफिट नहीं होगा शेड्यूल 5 को करके आपको, शेड्यूल 5 का कंप्लाई करके आपको वो भी मिल सकता है। ठीक है। सबसेक्शन 10 टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होता है? मैक्सिमम अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है। और ऐसे कितने रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है? आफ्टर पासिंग व्हाट? स्पेशल रिजोल्यूशन। और उसके बाद में कूलिंग पीरियड कितने साल का होता है गाइस? 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है। 3 साल में वो किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ में। सबसेक्शन 12 बोलता है कि कब लायबल रहेगा वो? अगर विथ नॉलेज, है ना, उसके बाद में विथ हिज कंसेंट या एट्रीब्यूट टू बोर्ड प्रोसेस होगा तो। और लास्ट वाला
ही इज अ रोटेशनल नॉन रोटेशनल, ही इज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, है ना। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट एप्लीकेबल, मतलब ही इज अ नॉन रोटेशनल, मतलब वो कंसेप्ट नहीं, वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया गाइस, यस और नो। अब जो पढ़ना है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भयंकर 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 इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। चलो लिखेंगे, हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा ये बताने के पहले तुमको एक चीज बताऊं क्या मैं, एक चीज बताऊं क्या मैं तुमको, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर अपन इन्फोसिस की वेबसाइट पर है, ठीक है। मैंने आपको बोला था इन्फोसिस लिस्टेड कंपनी है, यस और नो, यस। और टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, कम से कम 1/3। अब देखना टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने इनके पास। नंबर 1 को फाउंडर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। दूसरा सैलिल पारिक, 2 नारायण मूर्ति जी वगैरह अपने अभी नहीं है, ठीक है। लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3, और बाद में देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टीम कितनी बड़ी है। अब यहाँ पे तुम देखो तो टोटल 6, 6 के साथ में ये 7, 7 8 और 9, टोटल 9 डायरेक्टर में से इनके 7 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर वाले, समझ में आ रहा है। 9 डायरेक्टर में से कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, कम से कम 3, लेकिन बेटा लिस्टेड कंपनी वगैरह के लिए 3 1/3 बोला है, लेकिन इनके इसमें कितने अपॉइंटेड है, टोटल 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया। और भी कुछ केस स्टडीज आपको बताता हूँ मैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर आ गए हम लोग कहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डायरेक्टर पे। सबसे ऊपर कौन है, मुकेश अंबानी, जो क्या है सीएमडी, मतलब चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। इसके अलावा तुम देखो ईशा, आकाश, अनंत, तीनों बच्चे, ठीक है। अब ये कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कह रहे, तुमको लगता है क्या मुकेश अंबानी बोल रहे हैं मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक घंटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनको बता दिया नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। और बेटा अनंत देखो थोड़ा प्यारा है वो, उसको क्या बता दिया एग्जीक्यूटिव, मतलब ही इज इनटू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, समझ में आ रहा है। इसके अलावा भाई साहब ये लोग इनके घर वाले एकदम है ना, कौन, हितल मेसवानी, निखिल मेसवानी, और उसके बाद में पीएमएस प्रसाद, दे आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब टोटल गिनना शुरू करो, अभी तक हमने 7 डायरेक्टर देख लिए। अरे मुकेश अंबानी 1, 3 बच्चे 4, और इसके नीचे के 3 लोग कितने हो गए 7। अब नीचे देखो 7 डायरेक्टर, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ये देखो सर वुमेन डायरेक्टर तो इन्होंने नीता अंबानी को अपॉइंट किया था ना, हाँ इनिशियली नीता अंबानी को अपॉइंट किया। फिर हमने बोला जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी नहीं है, सॉरी वुमेन डायरेक्टर ही जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, तो ये है इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। तो देखो 7, 10, 13, 14, अब 14 में से कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 1/3 बोले तो कम से कम 5। इनके पास देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, 1, 4 और 7। 7 तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या आपको समझ में आया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके पहले मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। क्या सर मैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ, हाँ बन सकते हो, बहुत इजीली बन सकते हो, बहुत इजीली, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास, कैलिबर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और बेटा उसके अलावा कंपनी तक आपका नाम तो आराम से चल जाएगा एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट बता रहा हूँ एकदम। लेकिन इसके लिए डोंट यू थिंक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है, अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको इसका फील लेना पड़ेगा, हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हु कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब तुम मेरे ना कुछ क्वेश्चन के आंसर दो, उसके बाद में जाते हैं हम लोग क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन पे, ठीक है। सुनो आप मुझे बताओ, मुकेश अंबानी के लिए आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी या नीता अंबानी या फिर अनिल अंबानी, डू यू थिंक दे आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आंसर इज नो। व्हाई दे आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज क्या मैं बोल सकता हूँ ये मुकेश अंबानी के कौन है, रिलेटिव है। तो जब आप किसी के रिलेटिव हो, मतलब जो कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, जो कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, अगर आप उनके प्रमोटर डायरेक्टर के, मुकेश अंबानी कौन है, प्रमोटर होगा, डायरेक्टर होगा, अगर आप उनके प्रमोटर डायरेक्टर के क्या हो, रिलेटिव हो,
तो क्या आप उस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाओगे? आंसर इज नो, आप उस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाओगे। अच्छा ठीक है ना सर, एक काम करते हैं, मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है ना, कौन सी? जियो। सर जियो के अंदर, अरे सुनना मेरे भाई, उन्हीं की कंपनी है ना, मतलब अगर आप कंपनी के, उसके होल्डिंग कंपनी के, उसके सब्सिडरी कंपनी, उसकी एसोसिएट, ये क्या होगी? ग्रुप कंपनी। इस ग्रुप कंपनी के भी प्रमोटर या डायरेक्टर के अगर आप क्या हो? रिलेटिव हो, तो आप उनके क्या नहीं बन सकते हो? यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये वाला बात समझ में आया क्या? देखो इस टॉपिक को पहले फिल करना पड़ेगा, तब जाके डेफिनेशन समझ पाओगे, नहीं तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। इस टॉपिक को समझो, फील करो एकदम, ठीक है? कि अगर मैं कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का क्या हूं? रिलेटिव, तो सॉरी आई कैन नॉट। अच्छा सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी के ग्रुप कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का भी अगर मैं रिलेटिव हूं, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकता। क्या ये वाला बात तुमको समझ में आया गाइस? यस और नो? हाँ। अच्छा सर सुनो सर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक कंपनी है, ठीक है? या चलो ना एक ही कंपनी को लेके चलते हैं अपन लोग, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मैं ऑडिट देखता हूँ, सेक्रेटरियल ऑडिट, एज अ सीएस मैं उसका ऑडिट देखता हूँ। बताओ क्या मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? बेटा आप उसका सेक्रेटरियल ऑडिट देख रहे हो, कल जाके आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। क्यों? आपका इंटरेस्ट है उस कंपनी के साथ में एसोसिएट, सो यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट। अच्छा सर सुनो ना, मैं ना उधर ऑडिट नहीं देता, मैं उधर लीगल कंसल्टेंसी देता हूं। मुझे बताओ, जो लीगल कंसल्टेंसी देता है किसी फर्म को, और वो फर्म से मैं अच्छा खासा, मेरी कंपनी का टर्नओवर है मान के चलो 100 करोड़, जिसमें से 10 करोड़ तो मेरे को सिर्फ रिलायंस से आता। तुमको नहीं लगता तुम्हारे इनकम का एक बड़ा सा चंक कहां से आ रहा है? इस कंपनी से। बेटा तुम कल जाके इस कंपनी की कुछ पोल खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा इनकम रुक जाएगा, इसलिए तुम इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकते। अच्छा सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को है ना सीएसआर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज तो ये कैसे करते हैं, इनके पास RIL फाउंडेशन है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फाउंडेशन बोलकर एक कंपनी है, जिसके थ्रू ये क्या करती है? सीएसआर एक्टिविटी करती है। लेकिन सर इनके पास एक ऑप्शन था, क्या? अगर ये खुद की कंपनी नहीं खोलना चाहिए, ये सीधा किसी नॉन एनजीओ को भी पैसा दे दे, और ये एनजीओ इनके बिहाफ में क्या कर लेगी? सीएसआर कर लेगी। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ। तो बेटा अगर आप ऐसे एनजीओ के डायरेक्टर हो, या ऐसे एनजीओ के सीईओ हो जिसको मेजॉरिटी डोनेशन कहाँ से मिलता है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्या आप इनके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो? आंसर इज नो। कल जाके आप कोई भी सच्चाई की पोल खोलना चाहोगे, वो बोलेंगे चलो आज के बाद में तुम्हारे एनजीओ को पैसा नहीं देते हम। सर अगर मान के चलो मुकेश अंबानी है, उसकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और यहाँ पे है सतीश सर। सतीश सर ने ना मैं मुकेश अंबानी का कुछ लगता क्या? नहीं। लेकिन बेटा इस कंपनी के 3% मेरे पास शेयर है, तुमको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ इस कंपनी से? आई एम नॉट अ इंडिपेंडेंट। चलो मेरी वाइफ है ना, मेरे वाइफ के पास 3% शेयर है। बेटा तुमको नहीं लगता यहाँ पर मेरे पास 1% भी शेयर नहीं है, लेकिन मेरे वाइफ के पास है, मेरे रिलेटिव के पास है, इसके वजह से मुझे डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी ये लिखना नहीं, अभी तुमको सिर्फ समझना है। एक बार वो फीलिंग आ जाए ना, उसके बाद में मैं लिखाना शुरू कर दूंगा। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया? हाँ। सर सुनो ना, मेरी वाइफ ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 50 लाख रुपए लिया है। कितना? 50 लाख, या मान के चलो 1 करोड़ रुपए लिया है, और सतीश सर को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो। काय का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? बेटा मैं मेरे वाइफ के दबाव में रहता हूँ, है ना? कल जाके मैं यहाँ पे इनकी पोल खोलना शुरू कर दूंगा, अरे ये लोग गलत कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? आपको हमने 1 करोड़ दिए थे ना, चलो हमारे 1 करोड़ लाओ, नहीं तो तुम्हारे पति को शान बिठाओ। मेरी वाइफ ने मेरे को गुस्से से देखा, मैं वैसे ही शान बिठ जाएगा। कहाँ पे गया मेरा इंडिपेंडेंस घंटा? इसलिए बोले यू कैन नॉट। अगर तुम्हारे रिलेटिव ने भी लोन लिया होगा, या तुम्हारे रिलेटिव ने गारंटी दी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को किसी थर्ड पर्सन के फेवर में करोड़ों रुपए की, बेटा तुमको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ? बेटा मैं इंडिपेंडेंट हुई नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हुई नहीं। मतलब इंडिपेंडेंट आपको 3 लोगों की वजह से आ सकता है। किसकी किसकी वजह से? आपके खुद के वजह से, आपकी गलतियां, फिर आपके एम्प्लॉय, आपके रिलेटिव के कांड के वजह से,
या फिर आपके और आपके मिलकर रिलेटिव के कांड की वजह से। सुनो, अब मैं आपको लर्न करा के दूंगा पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूं मैं, सुनना सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डेफिनेशन है, सीएस में एग्जीक्यूटिव लेवल पे दिया हुआ है और फाइनल पे भी दिया है, सीए के अंदर फाइनल पे दिया है, सीएमए के अंदर एक जमाने में ये दिया होता था इंटर लेवल पर और फाइनल लेवल पर, दोनों भी जगह पे पूछते थे एग्जाम में, इंटर पे, और नहीं पूछते थे फाइनल पे। लेकिन अब इस डेफिनेशन को इंटर से हटा दिया, तो बताओ इसके पूछने के चांसेस कहां पर आ गए? फाइनल पर। लेकिन फाइनल में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 4 लाइन लिखकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को खत्म कर दिया, जिस चीज को मैं अभी आपको 25 से 30 लाइन पढ़ाने वाला हूं। आपके सिलेबस में इतना दिया नहीं है, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डू यू थिंक मैंने स्किप करना चाहिए, मैंने लेना चाहिए? बताओ। जब इंटर से हटाए, इंटर में नहीं पूछेंगे, फाइनल पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, और फाइनल पे क्वेश्चन तो पूछ रहे लेकिन आपके सिलेबस में तो नहीं दिया। क्या मैंने पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए? आइडियली अगर मेरे को ऐसे कल्टी मारने का है ना, तो मैं बोल देंगे तुम्हारे सिलेबस में नहीं इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा। लेकिन बेटा मैंने तुमको पहले बोला था, जो है उसमें हम हद कर देंगे। मतलब जो अगर तुम्हारे इसमें 4 लाइन है, तो बेटा मैं 4 लाइन में तुमको अंदर इन डेप्थ जाके पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर इसलिए आई डिसाइडेड अपन तो ये वाली डेफिनेशन पूरा कवर करने वाले हैं, बिकॉज एग्जाम में भी आता है। भले आपको अपने मॉड्यूल को एक बार खोल के देखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतना डिटेल में दिखाऊंगा नहीं जितना मैं पढ़ाने वाला है। समझ में आ रहा है? आ जाते हैं गाइस, लिखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है। हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? सबसे पहले आप लिखोगे, मैं 3 पॉइंट बात करूंगा हिमसेल्फ, 3 पॉइंट अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख लो पॉइंट नंबर 1, 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिख देना पॉइंट नंबर 2। यहां पर आप 5 लाइन छोड़ दो या 4 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो पॉइंट नंबर 3, है ना? 3 पॉइंट है, 1 बाय 1। देखो, अगर किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना चाहिए ना, दैट पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। अरे, दैट पर्सन शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस? रिलीवेंट एंड एक्सपर्टाइज इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। ऐसे व्यक्ति को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना जिसके अंदर इंटीग्रिटी है। मतलब सर एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता सकता ना बेटा। मेरे को एक बात बताओ, विजय माल्या को देख के तुमको ये वाला फीलिंग आता है क्या, दैट पर्सन इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी? अच्छा इंसान है, नहीं आता ना? तो बेटा इस ऐसे व्यक्ति क्या नहीं बन सकते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ भले उसके पास रिलीवेंट एक्सपीरियंस है, रिलीवेंट एक्सपर्टाइज है, दैट पर्सन कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज आई। अब मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट है, आई एम अहम ब्रह्मासी। अहम ब्रह्मासी मतलब आई एम गॉड, ऐसे ऐसे याद रखना। आई एम मतलब आई स्टैंड फॉर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, एम स्टैंड फॉर व्हाट गाइस? चलो ध्यान देना। अब क्या बोला है दूसरा? चलो सिंपल बताता एकदम। क्या बोला है कि जो कंपनी है, जो कंपनी है या फिर उसकी जो होल्डिंग कंपनी है या उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है या उसकी एसोसिएट कंपनी, मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोलो ना सर, ग्रुप कंपनी। आप क्या बोल दो? ग्रुप कंपनी। अगर आप ग्रुप कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी के क्या रहते हैं, पास्ट में या प्रेजेंट में
प्रमोटर रह चुके हो, प्रमोटर रह चुके हो, मतलब प्रमोटर ऑफ कंपनी कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, समझ में आ रहा है? या तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा द प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या फिर आप इस ग्रुप कंपनी के जो प्रमोटर या डायरेक्टर हो, इसके आप क्या हो, रिलेटिव हो, फिर भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब इफ यू आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। गाइस समझ में आया? तो पहला बात क्या बोला है इनको, गाइस बताओ, पहला पॉइंट क्या बोला है? द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, यू शुड बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। और दूसरा क्या बोला है? यू शुड नॉट बी द प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और ही इज और ही वॉज, ऐसा है। या आप रिलेटिव भी नहीं होने चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। ये वाला पॉइंट समझ में आया? और इसका मैंने आपको एग्जांपल रियल लाइफ का बताया था, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के, ठीक है? चलो द थर्ड, अगर आपका और कंपनी का क्या है, अगर आपका और कंपनी का जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही करो, पैसे का क्या है, रिलेशनशिप, अब पेक्यूनरी रिलेशनशिप, है ना? अगर आपका और कंपनी का पेक्यूनरी रिलेशनशिप है तो भी आप कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन नहीं सकते। लेकिन इसकी है 3 एक्सेप्शन, देयर आर 3 एक्सेप्शन। अब इसके अंदर है ना ईयर्स की भी बातें की है, ईयर्स की बातें मैं अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, ठीक है? ये रिलेशन कब तक नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ। तो यहां पर क्या बोला गया, अगर कंपनी आपके साथ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील कर रही है एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब सर फॉर एग्जांपल मैंने कोलगेट टूथपेस्ट लिया, किसका? कोलगेट कंपनी का। अच्छा, कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट मैंने क्या रेट पे लिया, जो तुम लोगों को लगता है वही रेट पे मैंने, जस्ट बिकॉज मेरा एक रिलेशन है, अरे वो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है मैंने भी ले लिया, तो क्या मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? बन तो सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरा एक दोस्त है, नहीं यार नाम नहीं लेता मैं, ठीक है इतना ले लेता, द नेम ऑफ द पर्सन इज सागर, सी ए सागर। बेटा ये आपको नहीं पता होगा, तो जो विवेक ओब्रॉय है इनका ऑडिटर है, ही इज अ ऑडिटर। विवेक ओब्रॉय का आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो। एक बिजनेस है डायमंड सेल करने का, बेटा डायमंड सेल करने का एक बिजनेस है। तो विवेक ओब्रॉय ने क्या किया था, इसको ये बताया था क्या, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग दिखाई, बोले रिंग कितने की गेस करना, बोले सर आई डोंट नो, एक्चुअली मेरे को जेन्युइनली इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो उसने बोला 6 लाख रुपए, ओके, एंड डू यू वांट टू परचेस, तेरे को ये परचेस करनी है क्या? ही वाज लाइक कितने में गिरेगा? तो ही टोल्ड हिम 55,000 रुपीज। मेरा दोस्त है, रियल रियल, और वो विवेक ओबराय को मिलने के लिए दुबई गया था। आई एम नॉट टेलिंग, दोस्त मेरा पुणे का है, एक बड़ी सी ये फर्म के अंदर वो पार्टनर है। वो विवेक ओबराय को मिलने के लिए कहाँ पे गया? दुबई। 6 लाख का रिंग उसको कितने रुपए मिल रहा है? 55,000 रुपीज में। बताओ क्या विवेक ओबराय इसके ऊपर फेवर नहीं कर रहा है थोड़ा ज्यादा? हाँ या ना? कर रहा है। तो ऐसे वाले व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, जहां पे आपको लोगों के लिए 6 लाख और तेरे लिए 55,000। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब सब लोगों के लिए कॉमन प्राइस, दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस। और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे होगा तो चलेगा। दूसरा गाइस, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, हाँ, तो रेमुनरेशन तो मिलेगा ना यार एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो अलाउ है। रेमुनरेशन तो लोगे नहीं तो फुकट में कौन काम करेगा? हमने बोला था ईसॉप नहीं ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो? रेमुनरेशन ले सकते हो, आप रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस ले सकते हो, प्रॉफिट बेस्ड कमीशन, वो अलाउ है। इसके अलावा दूसरा अलाउ नहीं है। तीसरा तीसरा इन्होंने क्या बोला गाइस, अच्छा आप फॉर एग्जांपल मेरा किसी कंपनी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन भी होगा आर्म्स लेंथ प्राइस के अलावा भी होगा, ठीक है, बट वो मेरे इनकम का कितना शैल नॉट एक्सीड 10%, अप टू 10% चलेगा ऑफ हिज
इनकम। अगर मैं कमा रहा हूं मान 10 करोड़, 10 करोड़ का 10% कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ तक का अगर मैं ट्रांजेक्शन किसी के साथ में कर रहा हूं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करूं नहीं करूं भाड़ में जाए, एक्सेप्टेबल। गाइस समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? तो 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई। सबसे पहले इंटीग्रिटी, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला गाइस? ही शुड नॉट बी प्रमोटर और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। और तीसरा आपका क्या नहीं होना चाहिए? मनी रिलेशन नहीं होना चाहिए, मनी रिलेशन नहीं होना चाहिए। गाइस बताओ यहां तक समझ में आया? यस और नो? यस। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसको हाउ कैन आई रिमेंबर सर? देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं भगवान है, ऐसा याद रखो। IMP मतलब आई फॉर इंटीग्रिटी, M फॉर मनी और P फॉर क्या बोल सकते हैं? प्रमोटर। ठीक है, ऐसे याद रखना। ये हो गए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट याद कराऊं मुझे क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट बोला है द पर्सन मस्ट बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? दूसरा पॉइंट बोला है कि ही शुड नॉट बी प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ प्रमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और ही शुड नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। और आपका कोई पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। पेक्यूनरी रिलेशन के एक्सेप्शन क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे रेम्यूनरेशन, और तीसरा अप टू 10% ऑफ हिज इनकम इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नीचे के 4 पॉइंट, अब ये आपके नहीं देखने, आपके रिलेटिव के देखने। मतलब सर अगर आपके रिलेटिव ने ये सब कुछ किया होगा तो यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? अब क्या बोला है सुनो, अगर आपके रिलेटिव ने, किसका? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के शेयर सिक्योरिटी परचेस की, तो सॉरी टू से यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और बाद में इन्होंने दिया एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है गाइस? वो एक्सेप्शन है अगर आपने 50 लाख रुपीज फेस वैल्यू तक के शेयर लिए हैं। 50 लाख रुपीज फेस वैल्यू मतलब बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। देखो एक कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए और उसका मार्केट वैल्यू है 1,000। हम लोग मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, 10 रुपए के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से 50 लाख रुपए तक के शेयर लेना एक्सेप्टेबल। और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, इन सब के कैपिटल को मर्ज कर दो, उसका 2% निकाल दो। अगर वहां तक वो जो अमाउंट आ रही, उस अमाउंट तक का तुमने सामने वाले कंपनी के अंदर क्या लेके रखा है? शेयर, उन शेयर लिया है कंसोलिडेट में से 2% का शेयर, यू कैन नॉट बिकम अ, मतलब आपके रिलेटिव ने कांड किया है और बेटा आप नहीं बन सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप नहीं बन सकते हो। कांड किसका है? रिलेटिव का। क्या समझ में आया? अब यहां पर रिलेटिव ने दिया, दिया मतलब सर गंदी बात है, नहीं दे, सॉरी सॉरी सॉरी, सिक्योरिटी लिया, पैसा दिया और सिक्योरिटी लिया। ठीक है, दूसरा अगर आपके रिलेटिव ने, ध्यान देना, अगर आपके रिलेटिव किसकी? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, या इनके प्रमोटर या इनके डायरेक्टर इनसे इंडेप्टेड है, कितना? 50 लाख रुपीज तक, देन यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अप टू 50 लाख इट्स ओके, बियॉन्ड 50 लाख गाइस, अगर मतलब आपके रिलेटिव इतना दबा वाला है, याद करना है वाइफ का एग्जांपल, तो इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर सुनो ना, जो मेरा रिलेटिव है ना, उसने क्या किया? उसने गारंटी दी है किसको? कंपनी को। कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, उनका प्रमोटर, उनका डायरेक्टर, इनको मेरे रिलेटिव ने क्या दी है? गारंटी, सेम अमाउंट, गारंटी फॉर थर्ड पर्सन, अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। अब देखो क्या हुआ तुम्हारी कंपनी को
रिलेटिव ने, मेरे रिलेटिव ने बोला तुम किसी को 50 लाख रुपए दो। अब 50 लाख रुपए रिलेटिव देता तो क्या हो जाता, इंडेप्टेड हो गया ना वो, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडेप्टनेस है। अब यहाँ पे हमारा रिलेटिव क्या बोल रहा है, तुम किसी और को दो, अगर उसने पे नहीं किया तो मैं तुमको पैसा दे दूंगा। बेटा यहाँ पर भी मेरे रिलेटिव को तो पैसा देने का बन नहीं रहा है ना, इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस बोलते हैं इसको। सो इन दैट केस आल्सो यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। रिलेटिव के 3 पॉइंट बताओ। अगर रिलेटिव ने शेयर्स लिए तो सॉरी टू से यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक्सेप्शन क्या है, 50 लाख रुपए और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट तक का एक्सेप्टेबल है। दूसरा बात क्या बोला है, तुम्हारा रिलेटिव अगर इंडेप्टेड अप टू 50 लाख चलेगा, बियॉन्ड 50 लाख नहीं चलेगा। तुम्हारा रिलेटेड ने गारंटी दिया है अप टू 50 लाख चलेगा, बियॉन्ड 50 लाख नहीं चलेगा। गाइस समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं गाइस, कि जो मेरा रिलेटिव है, ओके, मेरे रिलेटिव का किसके साथ में, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। सर प्रमोटर डायरेक्टर, देखो प्रमोटर डायरेक्टर सिर्फ यहां पर आया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट में प्रमोटर डायरेक्टर नहीं आता, ठीक है। कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ में अदर पेक्यूनरी रिलेशन है। अदर पेक्यूनरी रिलेशन, सर अदर पेक्यूनरी रिलेशन मतलब, बेटा सुनो पहले मैं आपको इसके ऊपर क्लैरिटी देता हूं कितनी, तो बोलता है ग्रॉस टर्नओवर के 2% और हिज टोटल इनकम, हिज टोटल इनकम। यहाँ पे विचेवर लो विचेवर हायर कुछ नहीं है। क्या बोला है, सुनो सुनो सुनो, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है, इनके साथ में आपका कुछ भी रिलेशन है, कितना, 22% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। इन कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर है ना, उसका कितना परसेंट निकालो आप, 2%, ठीक है। अगर आपका इतना भी इस कंपनी के साथ में क्या है, रिलेशन है, वो अमाउंट, और हिज इनकम, उसकी टोटल इनकम साल की 1 करोड़, और 1 करोड़ के ऊपर का या 1 करोड़ तक का उसका ट्रांजेक्शन है आपकी कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के साथ में, ही कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पर अदर पेक्यूनरी रिलेशन जब कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे लिखेंगे इन कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, इन कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। सर इन कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मतलब, बेटा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसको ऐड कर मतलब इसमें जो अमाउंट बना हुआ है उस सबको ऐड ऑन करके देखेंगे कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है इट शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और हिज टोटल इनकम। अगर एक्सीड कर रही है यू कैन नॉट बिकम। देखो ये आज तक 50 लाख का अमाउंट तो दिया, लेकिन जरूरी हर एक आदमी साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाता है? नहीं। समझ में आ रहा है? तो आपको बोला 50 लाख तक का सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इनकम ही 4 लाख रुपए की है तो 50 लाख छोड़, 4 लाख तक का ही होल्ड कर सकता है, 50 लाख का नहीं। तो दो बात है, ये जो आपको लिमिट दी है ना, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ योर टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम के हद तक इच, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था। चारों बातों को एक बार बताते हैं। सबसे पहले क्या बोला था कि अगर तुम सिक्योरिटी लेते हो कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट की, यहाँ पे प्रमोटर डायरेक्टर नहीं, उनकी क्या सिक्योरिटी रहेंगे, ठीक है, तो बेटा तू उस कंपनी का क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन लिमिट क्या है गाइस यहाँ पे, 50 लाख, और नीचे क्या देके रखा है, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे क्या बोला, इंडेप्टेड है कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, उनका प्रमोटर डायरेक्टर, या फिर गारंटी दिया है थर्ड पर्सन के लिए कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, इनके प्रमोटर डायरेक्टर, या फिर तेरे अबाउट ट्रांजेक्शन का टोटल निकाल और वो देख ले तू कि तेरा जो पेक्यूनियरी रिलेशन शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी, और नीचे क्या लिखा हुआ गाइस, योर टोटल इनकम। समझ में आ रहा है? तो यहां तक आपको जल्दी बताओ क्या पॉइंट समझ में आए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 6 के 6 पॉइंट मेरे को एक बार याद दिलाओ। सर पहला पॉइंट क्या था, आप पर्सन ऑफ क्या होने चाहिए, इंटीग्रिटी। बेटा दूसरा पॉइंट क्या बोला था आपका, यू शुड नॉट बी प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, यू शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। तीसरा पॉइंट क्या बोला था गाइस, याद करना, तीसरा पॉइंट क्या बोला था आपके लिए कि सर आपका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके भी क्या है, एक्सेप्शन है। बेटा एक्सेप्शन में क्या था, आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके अलावा दूसरा क्या प्राइस था, एज अ रेमुनरेशन तो अलाउ रहेगा। और तीसरा शाल नॉट एक्सीड 10% ऑफ हिज
टोटल इनकम। ठीक है, ये होने के बाद में आ जाते हैं हम लोग रिलेटिव का। क्या बोला, बोले रिलेटिव तूने सिक्योरिटी नहीं लेना एक्सीडिंग 50 लाख, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, और 2% ऑफ क्या बोल सकते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट। इसके अलावा रिलेटिव तू क्या नहीं होना चाहिए, इनडेप्टेड नहीं होना चाहिए, कितना 50 लाख का। रिलेटिव तू क्या नहीं होना चाहिए, तूने गारंटी दी हुई नहीं होनी चाहिए कितने की, एक्सीडिंग 50 लाख। या रिलेटिव तेरा अबव कॉम्बिनेशन में इट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच, ग्रॉस टर्नओवर का 2%, और तेरी टोटल इनकम। कैसे समझ में आया, ये बातें अभी तक हमने पढ़ी। अब बात आती चौथी वाली। अब क्या बोला है, हिमसेल्फ, ना तू और ना ही रिलेटिव, ना तू ना ही रिलेटिव। अब यहां पे क्या बोला है कि अगर आप किसी भी कंपनी के, अगर आप किसी भी कंपनी के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के क्या हो कि मैनेजरियल पर्सन हो, या फिर आप उस कंपनी के क्या हो गए, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, या आपका रिलेटिव उस कंपनी का केएमपी है, या क्या बोल सकते हैं एम्प्लॉय है, तो यू कैन नॉट बिकम ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दैट कंपनी। गाइस ये वाला बात तुमको समझ में आया, यस और नो? यस। तो बोला कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। अब इसके अंदर जो ईयर वाली बात है ना, वो मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर इनको समझ में आ रहा है अपनी गलती से होगी, तो इन्होंने एक एक्सेप्शन लिख दी। एक्सेप्शन क्या लिख दी कि अगर हमारा जो रिलेटिव है वो एम्प्लॉय है तो चल जाएगा। मतलब पहले क्या बोला, जो ना मैं ना मेरा एम्प्लॉय किसी भी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के केएमपी या क्या नहीं होने चाहिए गाइस, एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। हाँ, एम्प्लॉय अगर मेरा रिलेटिव है तो चल जाएगा, ऐसा वाला बोला है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप या आपके रिलेटिव किसके, किसी फर्म के, किसी फर्म के, सर कौन सी फर्म, एक तो ये फर्म रहेगी गाइस ऑडिट फर्म, चाहे ऑडिट सीए कर रहा है, चाहे ऑडिट सीएस कर रहा है, चाहे ऑडिट सीएमए कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी ऑडिट फर्म के पीपीई है, सर पीपीई मतलब आप प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, या फिर एम्प्लॉय हो, अगर आप किसी ऑडिट फर्म के क्या हो, पीपीई हो, है ना, इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम अ, क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन ये ऑडिट फर्म किसको सर्विस दे रही, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा क्या बोला है, अगर आप लीगल कंसल्टेंसी फर्म हो, लीगल कंसल्टेंसी फर्म, और इस लीगल कंसल्टेंसी फर्म का मोर देन 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर किससे आता है, किससे रिसे होता है, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से। तो बेटा इसके भी अगर आप पीपीई हो तो आप उस कंपनी के क्या नहीं बन सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। याद करना क्या बोला है, अगर आप किसी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के अंदर आप और आपके रिलेटिव क्या है, केएमपी या फिर एम्प्लॉय है, तो आप उसके क्या नहीं बन, डायरेक्टर रहा तो चलेगा। डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव याद रखना, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयमेंट में होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एम्प्लॉयमेंट वाला होता है। इसके अलावा क्या बोला है गाइस, इसके अलावा बोला है कि कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट के ऑडिट फर्म के अगर तुम पीपीओ यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर तुम लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसको 10% से ज्यादा इनकम कहां से आ रहा है, बेटा तुम्हारी कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से आ रहा है, तो इन दैट केस आल्सो यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तीसरा, अगर बेटा तुमने या तुम्हारे रिलेटिव ने होल्ड किया है कितना, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट नहीं बोला है। अगर तुम किसी कंपनी के 2% से ज्यादा शेयर ले लेते हो, यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या आपके रिलेटिव ने भी लिया तो यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लास्ट वाला पॉइंट 4th नंबर का क्या बोलता है गाइस, अगर आप सीईओ हो, अगर आप डायरेक्टर हो किसी एनजीओ के, याद करना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, किसी एनजीओ के, जिस एनजीओ ने क्या किया है, 2% या मोर शेयर लेके रखे हैं कंपनी के, या फिर जिस एनजीओ को 25% से ज्यादा इनकम कहां से आ रहा है,
कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, उनके प्रमोटर, उनके डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये सारा का सारा डेफिनेशन आपका लर्न होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था? अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। सेकंड, आप प्रमोटर या रिलेटिव ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट की नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या बोला था गाइस? आपका कोई पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस का चलेगा, रेम्युनरेशन वाला चलेगा, अप टू 10% ऑफ इनकम चलेगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सर हाउ कैन आई रिमेंबर? एकदम आराम से, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, रिमेंबर, याद कर। सबसे पहले क्या बोला था कि गाइस पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। दूसरा क्या बोला हुआ है गाइस? रिलैक्स होकर बात करो। यू शुड नॉट बी प्रमोटर डायरेक्ट, यू शुड नॉट बी प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, यू शुड नॉट बी a relative of promoter director of company holding subsidiary associate. तीसरा, you should not have peculiar relationship with the company holding subsidiary associate. तीन एक्सेप्शन है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस चल जाएगा। दूसरा क्या बोला? एज अ रेम्युनरेशन चल जाएगा। और तीसरा तेरी इनकम का 10% तक चल जाएगा। गाइस समझ में आया? पहला था इंटीग्रिटी, दूसरा था गाइस प्रमोटर, और तीसरा क्या था गाइस? क्या आपका पिक्यूनरी रिलेशन। और पिक्यूनरी में अप टू 10% चलेगा। बाकी आर्म्स लेंथ प्राइस वाला पॉइंट याद रख लेना और एज अ रेम्युनरेशन याद रख लेना। सॉर्टेड, डन। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बोला है गाइस? एकदम आराम से आके खोल दो कि बोले आपका जो रिलेटिव है वो शेयर होल्ड कर रहा है अप टू 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए 50 लाख से ज्यादा, इंडेप्टेड गारंटी नहीं देनी चाहिए 50 लाख से ज्यादा। और तीसरा, और सारे कॉम्बिनेशन में देख लेना, इट शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और कितना? हिज टोटल इनकम। तो याद कर, आके क्लोज कर। जो तेरा रिलेटिव है वो किसी कंपनी के अंदर शेयर लेगा, है ना, तो तू क्या उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है अप टू 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। दूसरा, उसने क्या नहीं देना चाहिए गाइस? उसने तुम्हारी कंपनी के अंदर इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए एक्सीडिंग 50 लाख, गारंटी नहीं देनी चाहिए एक्सीडिंग 50 लाख। और तीसरा क्या बोला है उसके लिए? तीसरा उसके लिए बोला है कि वो जो बंदा है ना, उसका जो ऊपर के 3 ट्रांजेक्शन पकड़ लो, जो टोटल टर्न ये है पिक्यूनरी रिलेशन, इट शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? तो 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और हिज इनकम। समझ में आ रहा है? यस। चौथा बात, चौथा क्या बोला है सुनो। चौथा ये बोला है कि आप और आपके जो रिलेटिव हैं ये क्या नहीं होने चाहिए? ये की मैनेजर पर्सन नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए किसके अंदर? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। हाँ, एक्सेप्शन यहाँ पे दिया इन लोगों ने। एक्सेप्शन किसको दिया है? कि जो रिलेटिव है वो एम्प्लॉय रह सकता है। दूसरा क्या बोला गाइस इन्होंने? दूसरा बोला कि आप पीपीई मतलब प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए किसी फर्म के जो कंपनी, जो फर्म का है ऑडिट की, किसकी? अरे होल्ड ऑन ना, मेरा चार्जिंग चले गया इसलिए, जस्ट होल्ड ऑन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? कि पीपी नहीं होना चाहिए। चार्जिंग मेरा चले गया था इसलिए फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। पीपी प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ऐसी फर्म का जो ऑडिट का काम करती है कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का, या लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसका 10% से ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर कहाँ से आ रहा है? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के पास से। या तो ये वाला बात याद रखना। फर्म कौन सी? ऑडिट ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या फिर लीगल कंसल्टेंसी फर्म। लीगल कंसल्टेंसी फर्म किसके? तो बोलते हैं कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जिसका 10% से ज्यादा क्या आ रहा है? टर्नओवर इनके तरफ से आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है कि जिन लोगों ने कि तुमने और तुम्हारे रिलेटिव ने कंपनी के अंदर 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड, 2% उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी में होल्ड नहीं करना चाहिए। या फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला हुआ है? कि गाइस तुम डायरेक्टर या तुम सीईओ, है ना, सीईओ नहीं होने चाहिए। वापस चले गया, चार्जिंग का इशू है। ठीक है, तुम डायरेक्टर या फिर सीईओ नहीं होने चाहिए किसके? एक ऐसे एनजीओ के जिसने कंपनी में 2% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है, या जिसने कंपनी के अंदर क्या लेके रखा है, जिसने कंपनी के अंदर आपका क्या बोल सकते हैं, जिसका कंपनी से 25 कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या उनके प्रमोटर या डायरेक्टर से 25% से ज्यादा इनकम रिसीव हो रहा है। ऐसे
आप क्या नहीं होने चाहिए, ऐसे फर्म के आप डायरेक्टर या केएमपी भी नहीं होने चाहिए। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो गाइस। आई होप यू गाइस आर वेरी क्लियर। तो एक बार एक काम करेंगे guys, एक बार एक काम करेंगे, पूरा का पूरा डेफिनेशन याद करेंगे मेरे साथ में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, पर्सन ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज आपके पास होना चाहिए। दूसरा बात मैंने क्या बोला था गाइज आप लोगों को? एक सेकंड, दूसरा बात मैंने क्या बोला था? पहले पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बोला था कि आप लोग जो है वो प्रमोटर नहीं होने चाहिए कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के, या फिर रिलेटिव नहीं होने चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। तीसरा बात मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ये है कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, इसके साथ में आपका पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। 3 रिलेशनशिप अलाउ है, कौन से? एज अ, आप उसके अंदर कौन सा रिलेशन होल्ड कर सकते हो? एज पहला रेमुनरेशन वाला होल्ड कर सकते हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर्म's प्राइस वाला याद रख सकते हो। तीसरा आप कौन सा रिलेशन होल्ड कर सकते हो? तीसरा आप होल्ड कर सकते हो अप टू 10% ऑफ योर इनकम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गए आपके पहले 3 पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने बात किया था रिलेटिव, 4 बातें बिना देखे याद करना। सिक्योरिटी वाला पॉइंट, सिक्योरिटी में 50 लाख तक का 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, वहां तक का लो है। इसके बाद में इंडेप्टेड 50 लाख से ज्यादा नहीं, गारंटी 50 लाख से ज्यादा नहीं, और तीसरा क्या बोला? सबकी लिमिट अप टू अमाउंट आपको दिया वाला है, और हिज 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, और उसके बाद में तुम्हारा टोटल इनकम विच एवर लोअर हायर नहीं है, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और योर इनकम। ठीक है, उसके बाद इससे एक्सीड हो रहा है तो यू कैन नॉट बिकम। इसके बाद में लास्ट बात क्या बोला हुआ है गाइस? कि तुम और तुम्हारे रिलेटिव कंपनी के क्या क्या हो, केएमपी या एम्प्लॉय हो, तो तुम उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ, रिलेटिव को अलाउ किया है, कब? एम्प्लॉय रहने के लिए। इसके अलावा क्या बोला है कि तुम किसी फर्म जो ऑडिट का काम सर्विस दे रही कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट को, तो तुम उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या फिर तुम लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसको 10% से ज्यादा इनकम तो आपकी कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से आ रहा है, या फिर तुमने कंपनी के तुम्हारे रिलेटिव के साथ में होल्ड कितने 2% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए, यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और लास्ट वाला पॉइंट गाइस हमने क्या बोल दिया आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से लेके, कि अगर आप एक एनजीओ के सीईओ या डायरेक्टर जिस एनजीओ का आपके कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट में 2% से ज्यादा, नहीं सॉरी, आपके कंपनी में 2% से ज्यादा शेयर है, या फिर आगे क्या बोला हुआ है गाइस, आपकी उसकी इनकम आपकी कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या प्रमोटर डायरेक्टर से 25% से ज्यादा आती है। गाइस समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहां पे भी लिखा हुआ। देखो, पहली बात, पर्सन कैसा होना चाहिए? इंटीग्रिटी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज। दूसरा, नॉट अ प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। आगे कोई पेक्यूनर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, अप टू 10% ऑफ हिज इनकम चल जाएगा, है ना। उसके नीचे इसको एक्सेप्शन देके रखे हुए कौन से? आर्म्स लेंथ प्राइस वाले। यहाँ पर 2 साल वाली बात, 2 साल वाली बात वगैरह अभी छोड़ दो, मैं याद दिला दूंगा तुमको बाद में। नन ऑफ हिज रिलेटिव, तुम्हारा रिलेटिव ना ही सिक्योरिटी होल्ड करे, अलाउ है कब तक? 50 लाख तक का। इसके अलावा क्या बोला? इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, कितना? एक्सीडिंग 50 लाख। गारंटी नहीं देना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं देना चाहिए, एक्सीडिंग 50 लाख। और अदर पेक्यूनियर रिलेशनशिप ऊपर के कॉम्बिनेशन में देखोगे तो 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और हिज इनकम और हिज टोटल इनकम, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नीदर हिमसेल्फ नॉर रिलेटिव, ना केएमपी होने चाहिए ना एम्प्लॉई होने चाहिए आप कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के। हाँ, अगर रिलेटिव एम्प्लॉई है तो चल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? ना आप पीपी प्रोप्राइटर पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, फर्म ऑफ ऑडिटर या फिर लीगल कंसल्टेंसी फर्म जिसका 10% से ज्यादा इनकम आता है ना, या फिर 2% से ज्यादा शेयर आपने कंपनी में होल्ड किया, या फिर आप सीईओ हो, या फिर आप उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो जिसको 25% से ज्यादा उस कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से आता है, या जिसने तुम्हारी कंपनी के 2% से ज्यादा शेयर लिए, और अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। कैसे बताओ, क्या मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई? और नीचे रूल में एक्सपीरियंस स्किल के बारे में बात किया, इंडिपेंडेंस का 50 लाख का अमाउंट दिया वाला है, गारंटी का 50 लाख का अमाउंट दिया हुआ है। बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ अब तुम्हारा सेक्शन नंबर 149 कंप्लीट हुआ है? और सर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। अब मैं आपको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन बता रहा हूं। सबसे पहले, ही हिमसेल्फ, हिज रिलेटिव और ही प्लस हिज रिलेटिव। पहला बात, यू शुड बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज। तुम कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के प्रमोटर नहीं हो, या नहीं होने ना थे ना हो,
तुम कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट के प्रमोटर डायरेक्टर के रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई पेक्यूनियर रिलेशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट रेमुनरेशन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस और अप टू 10% ऑफ इनकम अलाउ है। तुमने कोई सिक्योरिटी नहीं होल्ड करनी चाहिए, सिक्योरिटी होल्ड करोगे तो 50 लाख रुपए, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट चलेगा। इंडेप्टेड एक्सीडिंग 50 लाख तक चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। गारंटी अप टू 50 लाख चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। अदर पेक्यूनियर रिलेशन ऊपर का कंसीडर करके कितना 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और हिज टोटल इनकम। इसके अलावा ही एंड हिज रिलेटिव कैन नॉट बी केएमपी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, रिलेटिव को एम्प्लॉय चलेगा। ऐसी फर्म जो ऑडिट का काम दे रही है, या फिर ऐसी लीगल फर्म जिसका 10% से ज्यादा इनकम यहाँ से आ रहा है, या फिर तुम्हारा जो रिलेटिव या तुम मिलकर 2% से ज्यादा शेयर होल्ड किया हो, या एक एनपीओ के तुम क्या हो, डायरेक्ट सीईओ या डायरेक्टर। जो एनपीओ क्या कर रहे हैं, यहां पर ये थोड़ा सा चेंज आएगा। एनपीओ ने यहां पर हम बोलेंगे ऑडिट फर्म की जगह में शेयर होल्ड किए हुए हैं कंपनी में, या फिर इसकी इनकम रिसीव हुई है कितनी 25% से ज्यादा, किससे, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, उसके प्रमोटर और डायरेक्टर से। गाइस समझ में आया। अब ये हुआ आपका सेक्शन नंबर 149 पूरा का पूरा इन टोटलिटी। सर अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या सर हमारे सिलेबस में सेक्शन 150 नहीं है, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढना ही है, कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो एकदम सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का है तो पहली बात उसका नाम डालना पड़ता है, लिख लेना, उसका नाम उसको डालना पड़ेगा डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर। वो एप्लीकेशन करेगा कि मेरा नाम क्या कर लो, रजिस्टर्ड कर लो, एप्लीकेशन करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने एप्लीकेशन किया मेरा नाम इंक्लूड कर लो, ये डेटा बैंक मेंटेन करने के लिए सीजी ने ये जिम्मेदारी दिया है इक्का को, मतलब बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको ये जिम्मेदारी दी है कि आपको डेटा बैंक मेंटेन करना है। जब भी आप डेटा बैंक के लिए एप्लीकेशन करोगे, आप 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब तक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तब तक आपका नाम उसमें होना चाहिए। सर मेरे को 3 साल के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनने का, रहने का है, 5 साल के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन जब तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर और 5 ईयर का क्या है तुम्हारा लिमिटेड टाइप का है, आपको इसको रिन्यू करना पड़ता है 30 डेज में आफ्टर एक्सपायरी, जैसे एक्सपायर हुआ उसके पहले रिन्यू। अब सिर्फ डेटा बैंक में नाम होके कुछ फायदा नहीं है। जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो उस समय में आपके पास डीन, मतलब नेम इंक्लूड कर रहे हो, डीन हो भी सकता है या आपके पास डीन नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर सर डेटा बैंक में नाम होगा, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक तो मिल गया, कंपनी इस लिस्ट को करती परचेस, इसमें इसको मिलती है लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड इंडिपेंडेंट, मतलब जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। तो कंपनी ये तेरी ड्यूटी है, ये तेरी ड्यूटी है कि तू एग्जामिन करे बिफोर अपॉइंटमेंट, किसी को भी अपॉइंट करने के पहले तू उसका ड्यू डिलिजेंस करे, ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, डन। अब सीन क्या है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आपको आपका नाम डालने के बाद में 2 साल के अंदर एक एग्जाम पास करना है। कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। एग्जाम का नाम है ओपी सेट। ओपी सेट मतलब, अब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सर कितने अटेम्प्ट? नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट। गाइस यहां पर कोई लिमिट, तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट के ऊपर, आप चाहे उतने। लेकिन सर अगर मान के चलो कितनी भी लिमिट नहीं होने दो, बट फिर भी अगर कोई व्यक्ति फेल ही होते रहा, तो ऐसे वाले केस में क्या है ना, ऐसे वाले केस में बोले, इसको बोलेंगे रिलैक्स, टेंशन नको लू। हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या, 1,000 रुपीज पे कर दे, 1,000 रुपीज पे कर दे, तेरा जो नाम है ना उसको हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में डाल देंगे,
स्पेशल कैटेगरी में डाल देंगे, और तेरे को 1 साल का समय मिला और एग्जाम को पास करने का, एक्स्ट्रा 1 ईयर, एक्स्ट्रा 1 ईयर टू क्लियर एग्जाम। अब सर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो एग्जाम क्लियर होगा या एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर एग्जाम क्लियर होगा तो आपका वापस नॉर्मल लिस्ट में नाम इंसर्ट कर देंगे हम, मतलब डेटा बैंक। यहाँ से क्या होता है, एग्जाम फेल होता है तो आपका नाम है ना रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है फ्रॉम डेटा बैंक, तो वापस हमने नेम को इंसर्ट कर दिया। और सर एग्जाम नहीं हुआ तो अब आपको फिर से न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगा, 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम वाला। गाइस समझ में आया, यू हैव टू अप्लाई फॉर 1 ईयर, 5 ईयर एंड लाइफ टाइम। गाइस समझ में आया, ये आपका पूरा का पूरा। तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कौन आपकी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई हो रहा है। अब जो व्यक्ति तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना, क्या याद है क्या, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को डिक्लेरेशन देता है इंडिपेंडेंस का, सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 7 के अंदर कंपनी को 3 बार, 3 टाइम्स आफ्टर अपॉइंटमेंट, एवरी ईयर फर्स्ट मीटिंग के बाद में, फर्स्ट मीटिंग में, और व्हेन देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस। साथ ही साथ में वो और एक डिक्लेरेशन देगा कि उसका जो नाम है वो डेटा बैंक के अंदर है, डेटा बैंक के अंदर है। लेकिन आपको एक बात बताओ, डू यू रियली थिंक कि हर किसी को डेटा बैंक का एग्जाम देना पड़ेगा, ओपी सेट का? रतन नवल टाटा जी, अगर आप किसी बहुत ही बड़े कंपनी के क्या हो, मतलब लिस्टेड कंपनी में आपको इतना बड़ा अनुभव है, डू यू थिंक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं। तो यहां पर किसी किसी को दिया है एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन किसको दिया है? रेफर नोट्स। अब देखो सीएमए फाइनल के सिलेबस में तो ये है नहीं, तो भी मैंने आपको बता दिया, लॉजिकली आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर सेक्शन नंबर 150। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे करोगे, तो आ जाओ मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। पहले एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक मेंटेन रहेगा, जिसमें अंदर उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका क्वालिफिकेशन, वो सब लिखा रहेगा, एंड ही इज विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कौन मेंटेन करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोल सकते, कॉर्पोरेट अफेयर्स मेंटेन करेगा, सीजी जिसको नोटिफाई करेगा, है ना, और वो अपने वेबसाइट पे भी इसको डालेगा। कंपनी का ड्यूटी है कि वो ड्यू डिलिजेंस करे बिफोर सिलेक्टिंग एनी पर्सन एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट इन एजीएम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होता है, ठीक है। डेटा बैंक विलिंग पर्सन का नाम इसके अंदर होता है। मैनर एंड प्रोसीजर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया आप लोगों को, नीचे रूल में दिया है इन्होंने। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा 1 साल, 5 साल और लाइफ टाइम के लिए। आपके पास दिन हो भी सकता है, दिन नहीं भी हो सकता है अप्लाई जब कर रहे हो। ये एग्जाम आपको 1 साल 5 साल के लिए अप्लाई किया है तो रिन्यू करना पड़ेगा आपको विद इन 30 डे ऑफ एक्सपायरी। इसके बाद में आपको जो एग्जाम दे, डिक्लेरेशन याद आ रहा है क्या, 149 का देके उसके साथ में इसको अटैच करेंगे। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना है 2 साल के अंदर, और नहीं तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ओपी सेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको 3 साल का अनुभव है किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर, या फिर कोई ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी जो फाइनेंशियल क्या एक्शन टास्क फोर्स, मतलब मानो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होंगी, इसके लिए कुछ कंट्री ने एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट किया, आप उस कंपनी के क्या हो जो इंडिया के बाहर लिस्टेड है, ठीक है, उस कंपनी के आपको 3 साल का अनुभव होगा। या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका 2 मिलियन से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होगा, या स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से कोई लॉ बनाए जैसे सीएमए वगैरह, इन वाली चीज़ों में तुमको क्या है, अनुभव है। मतलब लिस्टेड कंपनी का आपको 3 साल से ज़्यादा अनुभव है, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें आप 3 साल से ज़्यादा काम कर लियो, या फिर तुम लोग किसी इंटरनेशनल कंपनी, मतलब कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर लिस्टेड है और वो कंट्री जो है वो एफएफटी टास्क फोर्स की मेंबर है, उसके क्या हो, डायरेक्टर वगैरह हो। या फिर तुम किसी कंपनी के अंदर जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, बेटा 2 मिलियन मतलब $20 लाख, ठीक है, वो बोला है वहाँ पे। या फिर लॉन किसी स्पेशल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के आप क्या हो, 3 साल से ज़्यादा अनुभव है, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। या फिर आप गवर्नमेंट के या मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो, डायरेक्टर या उससे एक ऊपर वाली पोजीशन को होल्ड कर सके हो 3 साल से ज़्यादा, आपको भी एग्जाम नहीं देना है। या फिर आप जो
IRDA, इंडियन क्या बोल सकते हैं, इंडियन, ये अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ना, इसके अंदर आप चीफ जनरल मैनेजर के स्केल या उसके ऊपर के स्केल के, तो आपको भी एग्जाम नहीं देना। अगर आप प्रैक्टिसिंग CA CS CMA या फिर एडवोकेट जिसको 10 साल का अनुभव है, आपको भी OP सेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, 1,000 रुपए देके नाम रिस्टोर कर लेना, स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा, 1 साल में एग्जाम पास कर देना और आपका फिर से नेम क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल लिस्ट में आ जाएगा। और नहीं कर पाए तो सर आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 150। समझ में आया? तो हियर वी आर डन विथ व्हाट गाइस, हियर वी आर डन विथ सेक्शन नंबर 149 एंड सेक्शन नंबर 150। सर सेक्शन नंबर 149 हमको एक बार पूरा याद कराओ ना सर। देखो यार मैं तुमको आ जाता हूँ, यहाँ पे याद कराता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 2 1, मैक्सिमम 15, उसके ऊपर SR। इसके अलावा गाइस क्या बोला हुआ है, वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड 100 300। सर इसके रेसिडेंट डायरेक्टर एवरी कंपनी 182 डेज। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा लिस्टेड के केस में 1/3 और नॉर्मल केस में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 10 100 और एक्सीडिंग 50, ठीक है। इंटरमीडिएट वैकेंसी 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। इसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का टर्म पहले 5 साल, अगले 5 साल रीअपॉइंटमेंट स्पेशल रिजोल्यूशन, 3 साल का क्या लगेगा, कूलिंग पीरियड। इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको बोलूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे लेना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर लेना। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, यू आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता है, अगर तुम इंटीग्रिटी वाले हो, तुम कंपनी होल्डिंग सपोर्टरी एसोसिएट के प्रमोटर नहीं हो, या फिर उनके प्रमोटर डायरेक्टर के रिलेटिव नहीं है, या तुम्हारा पिक्यूनर रिलेशनशिप है नहीं है। पिक्यूनर रिलेशनशिप में क्या हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अम्पलेन प्राइस एज अ रेम्यूनरेशन अप टू 10% इनकम। तुम्हारे रिलेटिव ने शेयर्स, इंडेपेंडेंस, गारंटी, तीनों जगह पे 50 लाख वाला बात है, याद रखना। सिर्फ ऊपर वाले केस में 2% वाला भी लिखा हुआ है। और अदर पिक्यूनर रिलेशनशिप तो 2% और हिज इनकम। उसके बाद में आता है यू एंड योर रिलेटिव, कंपनी के क्या नहीं होने चाहिए, KMP या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉय क्या रिलेटिव एज एम्प्लॉय चलेगा। आप PPE नहीं होने चाहिए, किसके कंपनी किसी फर्म के जो ऑडिट का काम कर रही है, या फिर किसका लीगल कंसल्टेंसी काम कर रहे हैं जिसको 10% से ज्यादा इनकम आ रहा है, कंपनी के 2% से ज्यादा शेयर होल्ड किए तुमने तुम्हारे रिलेटिव ने मिलकर, या फिर डायरेक्टर CEO हो किसी NPO के। अब बेटा यहाँ पे NPO बोलने के बाद में याद रखना, जिसने कंपनी के 2% से ज्यादा शेयर लिए, या फिर कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट या प्रमोटर डायरेक्टर से 25% से ज्यादा तुमको डोनेशन वगैरह आ रहा है। समझ में आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। सो यहाँ पर, और उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको डेटा बैंक में से नाम निकालना है, डेटा बैंक में से कंपनी की जिम्मेदारी ड्यू डिलिजेंस करने की, आपको नाम अप्लाई करना पड़ेगा विलिंगनेस वाले बंदे को, 1 साल 5 साल लाइफ टाइम के लिए रिन्यू करना पड़ेगा 1 साल 5 साल के केस में। इसके बाद में 2 साल में एग्जाम क्लियर कर लेना, OP सेट नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट। लेकिन 2 साल के बाद में नाम नहीं हुआ तो 1000 देके रिस्टोर किया जाएगा नाम, क्लियर कर लेना एग्जाम। सर फिर भी नहीं हुआ तो फ्रेश एप्लीकेशन हो गया तो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा आपका नाम। उसके बाद में खत्म हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको OP सेट का एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 साल का अनुभव वाले, याद कर लेना। लिस्टेड कंपनी के अंदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल। तीसरा क्या बोला था गाइस हम लोगों ने, कि तुम फॉरेन के कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड वाली कंपनी को जो FAST टास्क फोर्स की मेंबर है, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, या फिर तुमको गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर तुमको अनुभव है, डायरेक्टर उसके ऊपर के लेवल का, या चीफ जनरल मैनेजर इक्विवेलेंट लेवल का, आपके ऊपर के लेवल का किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में आप 3 साल का काम किए, या फिर आपको 10 साल एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बोलकर क्या है एक्सपीरियंस है, यू नीड नॉट टू गो फॉर OP सेट एग्जाम। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट। एंड OP सेट नाम इंक्लूड करते हो आपके पास डीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आप जब डिक्लेरेशन देते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, साथ में ये भी बता देना कि मेरा नाम आज भी डेटा बैंक में है। देखो, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 149 एंड सेक्शन नंबर 150। मेक श्योर गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।